नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का टॉपिक, जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड पूरा पढ़ लिया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे और उसके जो क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो आज हम आगे लेकर आए हैं नया टॉपिक, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है। लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है सिर्फ डायरेक्शन की, जो अपन प्राइस चेंज होने पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब वो बढ़ रही है या फिर घट रही है। मान लो किसी चीज़ की प्राइस हमने घटा दी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो बढ़ जाएगी तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया। अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो हम चीज़ खरीदने जाएंगे, उसकी डिमांड घट जाएगी क्योंकि प्राइस बढ़ गई, तो ये नेगेटिव साइड में हो गया। तो लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई प्राइस मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है या घट रही है। हमें लॉ ऑफ डिमांड से ये नहीं पता चलता कि भाई कितनी बढ़ी या फिर कितनी घटी। ये तो होता ही है ना कि भाई कितनी प्राइस, कितनी क्वांटिटी बढ़ गई या कितनी प्राइस घट गई या कितनी क्वांटिटी बढ़ गई। इस चीज़ का हमें कोई आइडिया ही नहीं है। तो जो इस चीज़ को मेजर करने के लिए कि कितनी बढ़ी है, हाउ मच, कितनी बढ़ी कितनी घटी, इस चीज़ को जो डिफाइन करने के लिए है ना वो चीज़ लाई, तो उसके लिए जो कंसेप्ट आया वो आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यही इसी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसेप्ट आया है। तो इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो कि लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब केवल क्वांटिटी डिमांडेड है ना, मतलब डायरेक्शन बताता है भाई कितनी चेंज हुई इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस के चेंज होने पर। इट डज नॉट टेल्स अस by how much or what extent to quantity demanded of a good will change in response to change in price। मतलब ये हमें ये नहीं बताता कि भाई कितनी बढ़ी या कितनी घटी, कितनी चेंज हुई, है ना। तो इसी कंसेप्ट को करने के लिए दिस इज गिवन बाय द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो इस चीज़ को भाई कितनी बढ़ी कितनी घटी, ये कंसेप्ट है ना जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द्वारा दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है। देखो इलास्टिसिटी जो होती है उसमें एक चीज़ या एक ही लाइन याद रखने की ज़रूरत है। तो ये पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है कि द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द, अब ये वाली लाइन याद रखना, मैं बोल रहा हूँ जो डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। क्या? डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। एक बार दोबारा सुन लो, ये वाली पूरी लाइन याद रखनी है, इतनी वाली जितनी बोल रहा हूँ। डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड टू ए चेंज इन इट्स प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। मतलब इलास्टिसिटी प्राइस की भी हो सकती है, जैसे मान लो हम प्राइस चेंज करें तो क्वांटिटी कितनी कम हुई, मतलब, है ना, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी कम हुई। ऐसे इनकम की भी हो सकती है, इनकम इलास्टिसिटी भाई इनकम, इनकम के हिसाब से कुछ डिमांड कितनी, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कम हुई या बढ़ी, है ना। या फिर हम दूसरी चीज़ों की जो प्राइस है उनके घटने के हिसाब से हमारी जो चीज़ है उसकी डिमांड में क्या फ़र्क पड़ा, है ना। तो यही है इलास्टिसिटी, यही होती है। इलास्टिसिटी क्या होती है? डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड का क्या रिस्पॉन्स रहा, कब? जब उसकी, जब वस्तु की प्राइस चेंज हो गई, जब वस्तु की मतलब इंसान की इनकम बढ़ गई या घट गई, या जब जो दूसरी चीज़ें और सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट उनकी प्राइस घटने बढ़ने पर क्या चेंज आया है, किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड में। तो ये लाइन ही याद रखने लायक है इसमें कि डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। अगर हम कहेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी तो टू द चेंज इन इट्स प्राइस हो जाएगा। अगर हम कहेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी तो टू ए चेंज इन इट्स इनकम हो जाएगा।
तो ऐसे है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इलास्टिसिटी होते कितनी टाइप की है, मतलब कौन कौन सी इलास्टिसिटी हो सकती है। तो बेसिकली हम तो चार पढ़ते हैं, चार कंसेप्ट होते हैं इलास्टिसिटी के। कौन कौन से? पहला है प्राइस इलास्टिसिटी। कौन सा है? प्राइस इलास्टिसिटी। दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी। जो तीसरा कंसेप्ट है वो है क्रॉस इलास्टिसिटी, और जो चौथा है वो है सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इट्स प्राइस हो जाएगा, मतलब प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रिस्पॉन्स रहा। इनकम में इनकम का आ जाएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी में क्रॉस इलास्टिक मतलब जो दूसरी चीज़ें होती है, जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, उनकी प्राइस चेंज होने पर आ जाएगा। और एक होती है सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी। तो पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी वाला। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? प्राइस इलास्टिसिटी होती है डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, मैंने बताया था ना वो लाइन, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड, यानी एक गुड की क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस, मतलब इसके प्राइस में चेंज होने पर क्या रिस्पॉन्स रहा क्वांटिटी डिमांडेड का, उसको किससे मेजर करते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी की कैटेगरी में जाती है वो। फिर आती है दूसरी इनकम इलास्टिसिटी। अब इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू सेंसिटिवनेस या रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, मतलब कंज्यूमर की इनकम चेंज होने पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क पड़ा है, तो इसको बोल देते हैं इनकम इलास्टिसिटी। इनकम चेंज हो रही है, यहाँ ध्यान रखना। अगर हम कहें कि क्रॉस इलास्टिसिटी, तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? क्रॉस इलास्टिसिटी हो जाएगी द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब रिलेटेड गुड्स की, यानी जो सब्स्टिट्यूट्स है या जो कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स है, उनकी प्राइस चेंज होने पर हम जो वस्तु खरीदने जा रहे हैं उसकी डिमांड में क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब उसकी हम क्वांटिटी डिमांडेड अब कितनी ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उस हिसाब से है। तो तीन कंसेप्ट हो गए। तो यही है, तो हमने पढ़ लिया कि प्राइस इलास्टिसिटी तो प्राइस पे डिपेंड करती है, इनकम इलास्टिसिटी कंज्यूमर के इनकम पे डिपेंड करती है, और क्रॉस इलास्टिसिटी जो रिलेटेड गुड्स होती है उनकी प्राइस पे डिपेंड करती है। ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, और वो क्या है? वो चीज़ है कि इलास्टिसिटी है ना यूनिट फ्री मेजर है। एग्जाम में पूछ लेते हैं 1 नंबर का, इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होती है, फिर फंस जाओगे वहाँ पे। तो इलास्टिसिटी यूनिट फ्री मेजर होती है ना। अभी देखेंगे क्यों होती है यूनिट फ्री। और दूसरी चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इतनी इलास्टिसिटी पढ़ी है ना हमने, प्राइस इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब 0 to इन्फिनिटी होती है, नेगेटिव नहीं होती। इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव हो सकती है, क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बाद में कुछ चीज़ें जो मैंने पहले लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था उसकी है कि गिफिन गुड्स में हमने देखा था कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा होता है, ये कंडीशन होती है उसकी। और इन्फीरियर गुड्स में है ना जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, ये भी पढ़ लिया था हमने। गिफिन गुड्स होता है उसका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है डिमांड कर्व का। और गिफिन गुड्स क्या है? एक्सेप्शन है किस चीज़ का? लॉ ऑफ डिमांड का है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी नहीं, मत मत करके आ जाना। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड करना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं गिफिन गुड्स किसका एक्सेप्शन है? लॉ ऑफ डिमांड। किस पे टिक लगाना है? लॉ ऑफ डिमांड पे। हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मत करके आ जाना वहाँ पे। तो ये देख लिया हमने। तो इसमें देखा हमने क्या कि इलास्टिसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर हमने देखा कि इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है, फिर हमने देखा कि इलास्टिसिटी कितने टाइप्स की हो सकती है भाई। प्राइस पे हो सकती है, इनकम पे हो सकती है, क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी होती है।
तो फिर हमने देखा कि इलास्टिसिटी कोई यूनिट फ्री मेजर होती है और प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव हो सकती है। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं जो पहला है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले डेफिनेशन बताया था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब प्राइस चेंज होने पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी बढ़ी कितनी घटी। और अदर फैक्टर्स है कंज्यूमर्स इनकम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये हम कांस्टेंट रखते हैं, तभी तो प्राइस का फर्क पड़ेगा ना। पर ऐसे मान लो हम प्राइस भी चेंज कर दे, आदमी की इनकम भी चेंज हो रही है और रिलेटेड गुड्स की चीज़ें भी चेंज हो रही है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो प्राइस इलास्टिसिटी है? नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए है ना, वो जो बाकी दो चीज़ें होती है इनकम और जो क्रॉस इलास्टिसिटी यानी रिलेटेड गुड्स की, इनकी चीज़ें वो कांस्टेंट रखनी पड़ती है, तभी जो है वो उसका फर्क दिखता है कि हाँ भाई प्राइस चेंज होने पे ही उसकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई है, ये कंडीशन होती है। तो ये याद रखना कि अदर जो फैक्टर्स होते हैं वो हम कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ प्राइस में चेंज करते हैं। अब जो डेफिनेशन है प्राइस इलास्टिसिटी की वो क्या कहती है? वो कहती है कि भाई जो परसेंटेज चेंज हुआ क्वांटिटी में, भाई पहले कितना खरीद रहे थे और अब कितना खरीद रहे हो, इन दोनों का अंतर है ना, है ना। और जो है जो प्राइस में जितना अंतर हुआ, बस उन दोनों का रेशियो ही क्या होता है? प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। तो डेफिनेशन में लिखी हुई है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड इज द रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात, ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। समझ गया? रेशियो किसका होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो प्राइस इलास्टिसिटी को हम लिख सकते हैं ईपी या फिर ईडी भी लिख सकते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ईडी बराबर डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अपॉन डेल पी अपॉन पी इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। फिर इसको आगे हम सोल्व करें अगर, तो काट पीट मचाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा और ऊपर नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई डी बराबर डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू पी अपॉन डेल पी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं पी अपॉन एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल पी। ये जो फॉर्मूला है ये एग्जाम में पूछ लेते हैं सीधा सीधा, है ना। और इस फॉर्मूला को बोलते हैं फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर हम देखते हैं कि देखो ये जो दूसरा फॉर्मूला है ए डी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी पी, यह अवकलन कर दिया, है ना। जैसे कोई इक्वेशन देंगे x इज इक्वल टू 2p+5, तो फिर उसका अवकलन करके डी एक्स अपॉन डी पी निकाल के फिर ऐसे कैलकुलेशन करेंगे ना, तो फिर न्यूमेरिकल्स में काम आता है ये वो दूसरा वाला फॉर्मूला। तो ये दूसरे वाले फॉर्मूले में माइनस क्यों है? ये माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि जो डिमांड और जो प्राइस होती है उनमें नेगेटिव रिलेशन होता है, या तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ा था, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इसीलिए ये फॉर्मूला है। समझ गए? तो हमने ईडी के तीन एक कोई फॉर्मूला देख लिया। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो फॉर्मूला है ये कब लागू करते हैं अपन, कब इसका यूज किया जाता है। जो फंडामेंटल फार्मूला है उसको कब यूज किया जाता है? तो देखो फंडामेंटल फार्मूला तभी अच्छे से काम करता है जब जो प्राइस डेविएशन है वो ज़्यादा नहीं हो, मतलब छोटे छोटे हो। जैसे मान लो चीज़ की जैसे मान लो एक अपन मान लेते हैं चप्पल की जोड़ी, तो वहाँ पे जो प्राइस है ना वो उनमें डेविएशन बहुत कम, जैसे मान लो पहले 90 रुपये की आ रही थी अब 92 रुपये की आ रही है, तो प्राइस डेविएशन छोटा हो गया, है ना। अगर 90 और 100 आए, प्राइस डेविएशन ज़्यादा हो, तो फिर ये फॉर्मूला सही काम नहीं करता। फिर हम देखेंगे दूसरे मेथड कि उनमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा जब प्राइस डेविएशन कम हो, यानी अंतर कम हो, प्राइस डेविएशन यानी प्राइस में अंतर कम हो, तब ये फॉर्मूला अच्छे से काम करता है।
है ना। तो इसके बाद हमने देख लिया कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फंडामेंटल फॉर्मूला कौन सा है, नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं, है ना, और ये फॉर्मूला कब काम में लेते हैं। इसके बाद आज हम यही तक करेंगे, फिर हम कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कितने टाइप्स की होती है। तो आज के वीडियो में यही तक। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, थोड़ी खाली जगह भी रखिएगा ताकि कोई नई चीज़ मिले तो उसमें लिख ले। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाओ, फिर बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।